Hello everyone. In this video, we are going to discuss desertion as a ground of divorce. Now, desertion is one of the grounds under fault-based theory. ठीक है, हमने पहले दो grounds देखे थे, adultery and cruelty, and the third ground is desertion. So this of course means that one party is at fault and the other party is the victim in this case. So petitioner is the victim and respondent is at फॉल्ट नॉर्मली. ठीक है, क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं वो हम अभी करेंगे डिस्कस इसमें. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट डज डिसर्जन मीन. तो डिसर्जन occurs when one spouse leaves the other without any intention of coming back. When one spouse leaves the other without any intention of coming back. सो अगर एक स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस को छोड़कर चला जाए, कोई इंटेंट नहीं है वापस आने का, उस केस में हम बोलते हैं कि मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट हुआ है. एंड कौन सा मैट्रिमोनियल ऑफेंस? उस केस में डिसर्जन कमिट हुआ है. नाउ देयर आर सम थिंग्स दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड in context of desertion. First of all, there should be de facto separation. ठीक है, डी फैक्टो सेपरेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि दोनों पार्टीज आपस में सेपरेटेड होनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस को हम देखेंगे, बट हम दोनों के आपस की इक्वेशन को देखेंगे. ठीक है, तो चांसेस हैं कि मान लो एक स्पाउस है, ए और बी एक कपल है. ठीक है, इस केस में ए जो है वो अपना घर छोड़कर चली जाती है. नाउ इन दिस सिचुएशन बी इज द विक्टिम एंड ए इज द डेजर्टर इन दिस केस. ठीक है, बट अगर इसी सिचुएशन में ए और बी सेम घर में रह रहे होते हैं, ए मतलब घर छोड़कर नहीं गई है, बट ए और बी के बीच में बिल्कुल कोहैबिटेशन नहीं हो रहा है. मान लो 1 साल बीत गया और कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ है. ठीक है, तो उस केस में हम बोल सकते थे कि डी फैक्टो सेपरेशन इस केस में भी हुआ है. सो इवन व्हेन द स्पाउसेस आर लिविंग अंडर द सेम रूफ बट दे आर नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन और they are not following their matrimonial rights and duties, then in that case we can say that one spouse has deserted the other spouse. ठीक है, दोनों के बीच में desertion हो गया है, एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस को desert कर दिया है. अगर दोनों के बीच में सेम रूफ के नीचे होते हुए भी कोई कोहैबिटेशन नहीं हो रहा है या फिर दोनों की जो इक्वेशन है वो अलाउ नहीं कर रही है, दोनों आपस में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं. मान लो 1 साल बीत गया और दोनों ने आपस में कभी बात ही नहीं करी है, वो बस अपने काम से काम रखते हैं और कुछ नहीं, तब भी हम बोल सकते हैं कि हाँ डिसर्जन हुआ है इस केस में. सो दिस वाज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट दैट देयर मस्ट बी डी फैक्टो सेपरेशन. The second ingredient is that there must be animus deserendi. Animus deserendi. This means that there must be intention to desert. ठीक है, इंटेंशन होना चाहिए डेजर्ट करने का. अगर इंटेंशन नहीं है, किसी और रीज़न की वजह से डेजर्ट किया गया है, मान लो देयर इज अ कपल एक्स एंड वाई and Y is constantly making dowry demands from X. ठीक है, Y constantly X से dowry demand कर रहा है. अब X क्या करती है, एक दिन परेशान होकर अपने घर को छोड़कर चली जाती है. Now in this case Y has forced X to leave the matrimonial home. Y has compelled X to leave the matrimonial home through his acts, through his conduct. ठीक है, तो इस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि X का एनिमस है, X का इंटेंट है. ठीक है, इंटेंट मे बी बाद में डेवलप भी हो जाए, बट हियर वाई हैज कंपेल्ड एक्स. ठीक है, इंटेंशन जब हम बोलते हैं, इंटेंशन टू डेजर्ट की जब हम बात करते हैं, उसमें कोई रीजनेबल एक्सक्यूज इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. नो reasonable excuse should be there.
सो यहाँ पर एक्स के पास एक रीजनेबल एक्सक्यूज था वाई को छोड़ने का, क्योंकि वाई का कंडक्ट, वाई का एक्ट क्रूअल था एक्स की तरफ, ठीक है. सो नो रीजनेबल एक्सक्यूज शुड बी देयर. इफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज इज देयर, देन वी डू नॉट से दैट द ऑफेंस ऑफ desertion has been committed. So these two ingredients are very important. First of all, there must be de facto separation, ठीक है. Actual separation होना चाहिए, ठीक है. हो सकता है दोनों सेम घर में हो या फिर हो सकता है दोनों अलग अलग रह रहे हो, बट देयर मस्ट बी de facto separation. And the second thing is there must be animus deserendi. That means there should be intent to desert the other spouse, ठीक है. There must be intent to leave the other spouse, ठीक है. Matrimonial rights and obligations को बिल्कुल छोड़ देने का intention बना लिया है एक अगर स्पाउस ने, तब हम बोलते हैं desertion कमिट हुआ है. तो दोनों चीजें जब साथ में सेटिस्फाई होती हैं तभी desertion होता है. अगर एक भी ingredient सेटिस्फाई नहीं हो रहा, then we do not say that the desertion has been committed. Now, first of all, let's discuss the ground of divorce. How is desertion a ground of divorce? For that, come to section 13, subsection 1, clause 1b. Has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition. अभी देखो, हमने अब तक सिर्फ desertion का मतलब डिस्कस करा था. We do not say that it becomes a ground of divorce as and when it happens. ठीक है, जैसे ही हुआ desertion वैसे ही वो ground of divorce नहीं बनता, because यहाँ पर हमें clearly given है desertion becomes ground of divorce only when the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition has been deserted. ठीक है, 2 साल तक continuous desertion होना चाहिए. So it becomes a ground of divorce only when petitioner has been deserted for continuous 2 years. ठीक है, एक तो ये वर्ड कंटिन्यूअस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. दिस मीन्स दैट देयर मस्ट नॉट बी एनी ब्रेक इन बिटवीन. मान लो 11th अगस्त को, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में लड़ाई होती है एंड एक्स शी लीव्स द मैट्रिमोनियल होम. ठीक है, शी लीव्स द मैट्रिमोनियल होम ऑन 11th अगस्त. अब इससे desertion के सारे concepts क्लियर होंगे. जस्ट अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल प्रॉपरली. सो एक्स लीव्स द मैट्रिमोनियल होम ऑन 11th अगस्त. ठीक है, एक्स एंड वाई के बीच में लड़ाई हुई और एक्स घर छोड़कर चली गई, बट शी डिडंट इंटेंड टू डेजर्ट वाई. ठीक है, एक्स का कहीं से भी इंटेंशन यहाँ पर ये डेवलप नहीं हुआ था कि एक्स वाई को छोड़ देना चाहती है. ठीक है, एक्स का इंटेंट था कि वो वापस आएगी, वापस उनके नॉर्मल मैरिटल लाइफ जो है वो रिज्यूम हो जाएगी. ठीक है, बट on 14th of August, X realizes that she does not want to live with Y. ठीक है, X ने मन बना लिया कि Y बहुत ज़्यादा उसका एक्ट और उसका जो कंडक्ट है वो क्रूअल है X की तरफ, एंड X ने मन बना लिया कि वो अब कभी उस घर वापस नहीं जाएगी और वो Y को छोड़ देगी. She will take divorce or she will desert him. So on 14th of August, this intent has been framed by X. Now on 14th of August, जब de facto separation plus animus deserendi दोनों साथ में आए हैं, दोनों साथ में फॉर्म हुए हैं, तब हम बोलते हैं कि desertion हो गया. So actually on 11th of August, X has not deserted Y. She has just left the matrimonial home. But on 14th of August, we say that X has deserted Y. ठीक है, अब मान लो वो 15th of August को communicate करती है Y को that she wants to leave Y. ठीक है, बट यहाँ पर एक्चुअली desertion कब हो गया? 14th को ही हो गया. कम्युनिकेशन बेशक 15th को हुआ है, बट एक्चुअल desertion has been on 14th of August. Now from 14th of August, which is of let's suppose 24, ठीक है, 14th of August 24 से लेकर 13th of August 26,
अगर तब तक, इस टाइम पीरियड तक, विच इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है, ये 2 साल का टाइम पीरियड है, एंड इस 2 साल में अगर एक्स जो है वो वाई के पास वापस चली जाती है, कोहैबिटेशन रिज्यूम्स बिटवीन देम, then in that situation we say that the desertion was not for a continuous period of 2 years, ठीक है। तो अगर एक बार भी, अगर जो पूरा 2 years का टाइम पीरियड है, ठीक है, इसमें अगर एक बार भी कोहैबिटेशन हो रहा है ना, तो हम बोलते हैं कि वहां पर एक ब्रेक लग गया। अगर उसके बाद वापस वो जो स्पाउस है वो अपने पार्टनर को डेजर्ट कर देती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम ये नहीं बोलेंगे कि कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 years यहाँ से काउंट होगा। इंस्टेड द कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 years विल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द स्पाउस वाज अगेन डेजर्टेड बाय द अदर स्पाउस, ठीक है। जब दोबारा डेजर्ट किया तब से हम काउंट करेंगे 2 साल का टाइम पीरियड। अब यहाँ पर 14 अगस्त 2024 से लेकर अगर 13 अगस्त 2026 तक कंटिन्यूअसली एक्स वाई से अलग रह रही है, ठीक है, एंड एक्स का इंटेंट बना हुआ है दैट शी वांट्स टू डेजर्ट वाई। नाउ इन दिस सिचुएशन वी विल से दैट यस एक्स हैज डेजर्टेड वाई, ठीक है। बट अगर बीच में कभी भी इनका कोहैबिटेशन रिज्यूम हो जाता है, या मान लो वो 2 महीने के लिए साथ रहते हैं वापस घर में और उसके बाद वापस डेजर्शन होता है, तो उस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि डेजर्शन हुआ है। सो ऑन एक्चुअली ऑन 13th of August वाई विल हैव द ग्राउंड ऑफ ऑब्टेनिंग डिवोर्स, ठीक है। वाई का जो ग्राउंड अराइज हो रहा है फॉर ऑब्टेनिंग डिवोर्स वो 13th August को हो रहा है। तो इन 2 साल तक क्या इन 2 सालों तक कोई रेमेडी नहीं है वाई के पास? देर इज अ रेमेडी एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। सो डेजर्जन 2 साल तक जब एक्सटेंड होगा तभी वो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स होगा, ठीक है। तो वो वाली रिलीफ हमारी 2 साल तक एक्टिवेट नहीं होगी, ठीक है। बट मान लो एक्स और वाई ने जब 14 अगस्त को एक्स ने डेजर्ट किया था वाई को, तो इमीडिएटली ऑन 14 अगस्त या फिर 15 अगस्त को ही वाई के पास ये रिलीफ एक्टिवेट हो गया था। दैट मीन्स वाई कैन अप्रोच द कोर्ट टू ऑब्टेन दिस रिलीफ, ठीक है। जस्ट आफ्टर अ डे वाई का ये जो रिलीफ है ये एक्टिवेट हो गया था, वो इस रिलीफ को क्लेम कर सकता है कोर्ट से। दैट इज restitution of conjugal rights. If you guys remember the ingredients of restitution of conjugal rights, वो भी similar थे, तुम्हें याद होगा अगर तो, ठीक है। उसमें भी यही था that there is a withdrawal of a spouse from the company of the other spouse without any reasonable excuse, ठीक है। तो वो actually क्या था, वो kind of desertion ही था, ठीक है। एंड desertion में पहले 2 साल तक, ठीक है, जब कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है तब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की रेमेडी अवेलेबल है। दैट मीन्स वाई कैन अप्रोच द कोर्ट एंड से दैट माय स्पाउस हैज डिजर्टेड मी एंड आई वांट आरसीआर। तो कोर्ट आरसीआर अगर देता है तो उस केस में एक्स को वाई के पास वापस आना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर एक्स वाई के पास वापस नहीं आता देन अंडर सीपीसी हर प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड एंड इट कैन बी कॉन्फिस्केटेड एज वेल, ठीक है। और अगर आरसीआर के ऑर्डर के बाद भी स्पाउस वापस नहीं आ रहा है देन आफ्टर एन ईयर, ठीक है, आफ्टर एन ईयर दिस बिकम्स अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स एंड द डिक्री रिगार्डिंग आरसीआर हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोर्ट, देन द पिटिशनर हैज टू वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है। जैसे ही 2 साल तक वो कंटिन्यूअस डेजर्शन प्रूव हो गया कि हुआ है, ठीक है, तब वो एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो रिलीफ कभी भी जाके कोर्ट से क्लेम कर सकता है। तो इस बेसिस पर उसको डिवोर्स मिल सकता है इफ द डेजर्शन हैज बीन कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, for a continuous period of 2 years. There should not be any breaks in between. Now there are 4 essential requirements. Now there are 4 essential requirements that needs to be fulfilled for proving whether desertion has happened or not. First is that previous cohabitation is necessary.
So that means desertion cannot happen if the parties have not previously cohabited with each other. अगर parties आपस में पहले कभी cohabit किया ही नहीं है उन्होंने, तो कभी desertion हो ही नहीं सकता. Just consider this example that X and Y are there, ठीक है, and their marriage is solemnized on 13th of March. ठीक है, 13th of March को उनकी मैरिज सोलेमनाइज हुई एंड आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज दे हैवंट कोहैबिटेड विद ईच अदर. मान लो वाई को किसी काम से जाना पड़ गया बैंगलोर, ठीक है, 13th of March हुई, शादी के बाद ही तुरंत ही, ठीक है, तो वाई को जाना पड़ गया बैंगलोर एंड उनके बीच में कोहैबिटेशन नहीं हुआ. एंड ऑन 15th of March एक्स डेजर्ट्स वाई, एक्स जो है वो वाई को छोड़कर चली जाती है. अब इस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि डेजर्शन हुआ है, ठीक है, क्योंकि डेजर्शन होने के लिए प्रीवियस कोहैबिटेशन इज नेसेसरी एंड सिंस दीज पार्टनर्स हैव नॉट कोहैबिटेड विद ईच अदर प्रीवियसली, वी कैन नॉट से दैट डेजर्शन हैज बीन कमिटेड. सेकेंड इंग्रेडिएंट इज दैट de facto separation should be there coupled with animus deserendi. ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया ही है कि एक्चुअल सेपरेशन भी होना चाहिए और प्लस इंटेंशन भी होना चाहिए अलग होने का. ठीक है, नाउ there are certain instances in which husband or the wife they have to leave their matrimonial home, ठीक है, जॉब की वजह से या फिर अपने एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स की वजह से. उस केस में हम ये नहीं बोलते कि डेजर्शन हुआ है. ठीक है, हमने कुछ केसेस इसके कंटेक्स्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में डिस्कस किए थे, यू कैन रेफर दोज एज वेल. ठीक है, बट एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में अगर पार्टीज अलग रह रही हैं, ठीक है, अपनी फैमिली से दूर रह रही हैं बिकॉज उनकी जॉब कहीं और है, तो उस केस में हम ये नहीं बोलते कि डेजर्शन हुआ है बिकॉज उनका कहीं पर भी इंटेंट नहीं है अपने मैट्रिमोनियल होम को छोड़ने का या फिर अपने स्पाउस को डेजर्ट करने का. सो de facto separation must be coupled with animus deserendi. Then third is aggrieved party must prove absence of consent for desertion. सो दैट मीन्स यहाँ पर फॉल्ट एक पार्टी का ही होना चाहिए. मान लो जो स्पाउसेस है वो आपस में डिसाइड कर ले दैट नथिंग इज वर्किंग बिटवीन अस एंड हमें अलग हो जाना चाहिए. ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर डिजर्शन नहीं होगा क्योंकि एक म्यूचुअल कंसेंट से आपस में अलग हुए हैं दोनों पार्टनर्स. ठीक है, यहाँ पर जो अग्रीव पार्टी है उसका कंसेंट इन्वॉल्व है, बट इन डिजर्शन नो कंसेंट ऑफ अग्रीव पार्टी शुड बी इन्वॉल्व. अगर कंसेंट इन्वॉल्व है तो हम ये नहीं बोलते कि वो पार्टनर जो है वो डिजर्ट हुआ है. ठीक है, देयर इज नो डिजर्शन इन दैट सिचुएशन. देन लास्ट इंग्रेडिएंट इज दैट पीरियड ऑफ डिजर्शन must extend to continuous 2 years. 2 साल का कंटिन्यूस टाइम पीरियड. ठीक है, इतने सालों तक कंटिन्यूसली डिजर्शन रहना चाहिए. अगर कभी भी कोहैबिटेशन रिज्यूम होता है देन इन दैट सिचुएशन we do not say that this particular ingredient of desertion is fulfilled. वो ground of divorce फिर नहीं बनता है. ठीक है, now desertion can be of 2 types, actual and constructive. Actual and constructive. सो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स डिस्कस करे हैं वो एक्चुअल डिजर्शन के करे हैं, वेयर इन द पार्टी इज विड्रॉइंग फ्रॉम द कंपनी ऑफ द अदर स्पाउस विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज. बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के एक पार्टी अपने स्पाउस की कंपनी से खुद को विड्रॉ कर लेता है. ही लीव्स द मैट्रिमोनियल होम और मे बी ही इज नॉट लीविंग द मैट्रिमोनियल होम बट ही विड्रॉज हिमसेल्फ फ्रॉम द कंपनी ऑफ द अदर स्पाउस. ठीक है, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज. But in constructive desertion, there is no doubt that one person is deserting the other spouse, but that spouse has been compelled to desert that spouse. The respondent
has been compelled by the petitioner to desert. So that means there are chances that there is a reasonable excuse involved, है ना? Reasonable excuse involved है यहाँ. For example, we have discussed one example of this right now. मान लो x और y है and y जो है मान लो he is adulterous, ठीक है? He is having an extramarital affair with Z and X comes to know about this, ठीक है? X और Y husband and wife है, Y का extramarital affair चल रहा है Z के साथ, his conduct is adulterous and X comes to know about this. Now here the conduct of Y has compelled X to desert him, ठीक है? जो Y का conduct है उसकी वजह से X compel हुई है to desert Y. So in this situation we do not say that desertion is there on part of X, ठीक है? हम नहीं कहेंगे कि desertion is there on part of X, और rather it is an example of constructive desertion. यहाँ पर X अगर घर छोड़कर जाती भी है, ठीक है, no doubt वो घर छोड़कर जा रही है, but she has been compelled to leave the matrimonial home because of the conduct of Y. So that is why this is an example of constructive desertion. Now there is a landmark judgment on this particular aspect, that is Bipin Chandra versus Prabhavati. This was decided by Supreme Court in 1957. So now in this case, Bipin Chandra and Prabhavati, they were married to each other and they had a son. ठीक है, अब जो husband है यहाँ पर, he had various business affairs. So he used to travel abroad. ठीक है, वो घूमता रहता था, जाता रहता था कहीं ना कहीं. Now one fine day when the husband he came back home, he realized that his wife was having affair with one of his friends. ठीक है, बिकॉज जो हस्बैंड है उसको कुछ लेटर्स मिल गए जो प्रभावती और उसके लवर के बीच में एक्सचेंज हुएंगे एंड ही फोटो कॉपीड दोज लेटर्स एंड उसके बाद उसने प्रभावती को कन्फ्रंट करा एंड शी वॉज सो अफेक्टेड बाय दिस कन्फ्रंटेशन कि वो तुरंत ही अपना उसमें सामान पैक करा एंड वो अपने सन को लेकर साथ में वो घर छोड़कर चली गई. Now, the very next day, she expressed her willingness to come back to her matrimonial home. ठीक है, एंड उसने वो लेटर लिखा और उसने अपने घर पर भेजा, अपने हस्बैंड को भेजा, बट शी डिडंट रिसीव एनी रिप्लाई. सो नाउ अगेन द फादर ऑफ प्रभावती रोट अ लेटर टू द फादर इन लॉ ऑफ प्रभावती. ठीक है, जो फादर हैं प्रभावती के, उन्होंने लेटर लिखा फादर इन लॉ को. ठीक है, एंड उसमें उन्होंने विलिंगनेस दिखाई अपनी कि प्रभावती को वो ले जाए वहाँ से. ठीक है, बट हस्बैंड उसके रिप्लाई में लिखता है must not send Prabha. Letter follows. ये हस्बैंड ने रिप्लाई भेजा वापस फादर को. ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज थिंग्स प्रभावती अपने घर पर अपने बेटे को वापस भेज दिया. ठीक है, बट उससे भी चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई. जो हस्बैंड है उन्होंने वापस प्रभावती को नहीं बुलाया एंड 3 साल के बाद जो हस्बैंड है वो कोर्ट चला गया क्लेमिंग दैट शी हैज डिजर्टेड मी एंड ऑन दिस ग्राउंड ही वांटेड जुडिशियल सेपरेशन एज अ रेमेडी. ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन आफ्टर 3 years. ठीक है, इसका सूट फाइल किया. नाउ इन दिस केस द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द वाइफ वाज नॉट द डिजर्टर, इंस्टेड द हस्बैंड वॉज द डेजर्टर. ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन का कंसेप्ट अप्लाई किया कोर्ट ने एंड कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पर वाइफ ने डेजर्ट नहीं किया क्योंकि जब वो घर छोड़कर गई थी तब उसका इंटेंट नहीं बना था. इनफैक्ट द वेरी नेक्स्ट डे शी एक्सप्रेस्ड हर विलिंगनेस टू जॉइन हर मैट्रिमोनियल होम, बट शी वॉज प्रिवेंटेड बाय द हस्बैंड एंड हिज फैमिली.
ठीक है, टू रीजॉइन द मैट्रिमोनियल होम। जो हस्बैंड है और उसकी फैमिली है वही नहीं चाहते थे कि वो वापस आए, एंड अल्टीमेटली उन्होंने वापस आने भी नहीं दिया प्रभावती को। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन प्रभावती इज नॉट द डिजर्टर, रादर द हस्बैंड इज द डिजर्टर। तो हस्बैंड जब खुद गलत है, ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग एंड ही कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट क्लेमिंग दैट ही वांट्स जुडिशियल सेपरेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन। ठीक है, तो कोर्ट ने डिनाई कर दिया एंड द कोर्ट ऑब्जर्व्ड that if the husband, because of his conduct or words, prevent the other spouse to come back and resume cohabitation, the spouse so prevented would not be guilty of desertion। यहाँ पर wife नहीं है guilty of desertion, and on the other hand the spouse preventing the other from resuming cohabitation would be guilty of constructive desertion। यहाँ पर husband मना कर रहा था, husband नहीं rejoin करने दे रहा था wife को, तो husband guilty है desertion के लिए, constructive desertion के लिए, and not the wife। So this was observed in this case, and this is a very landmark judgment, very important for this concept and from your examination point of view. So this was all regarding desertion. Thank you.